अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। हुकूमत मुसलसल दावे कर रही है कि मईशत ICU से निकल आई है, मईशत इस्तेहकाम की तरफ जा रही है और 1.5 साल बाद मुआशी इस्तेहकाम आ जाएगा। मगर आलमी इदारों की रिपोर्ट्स मुसलसल खबरदार कर रही हैं। पहले 29 मार्च को पाकिस्तान में स्टेट बैंक ने इम्कान जाहिर किया कि रवा माली साल में GDP ग्रोथ 3.5% रहेगी। फिर कुछ दिन पहले एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा कि रवा माली साल में GDP ग्रोथ 3.9% रहेगी। इसके बाद आलमी बैंक की रिपोर्ट आई जिसने खदशा जाहिर किया कि पाकिस्तान का GDP ग्रोथ रवा माली साल में 3.4% रहेगा। आइंदा माली साल में उसमें मजीद कमी आएगी और GDP ग्रोथ कम होकर 2.7% होने का खदशा है। आलमी बैंक ने खबरदार किया कि अगर हंगामी इस्लाहात हो गई तो फिर 2021 में GDP ग्रोथ 4% तक बढ़ सकता है। और अब IMF ने रवा माली साल में तरक्की की शरह 2.9% तक होने की पेशगोई कर दी है। IMF के मुताबिक आइंदा माली साल में तरक्की की शरह कम होकर 2.8% और फिर 2024 तक औसतन 2.5% तक रहेगी। अगर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स ना किए गए तो, यानी जिस तरीके से हुकूमत जा रही है, तो हुकूमत तो ये कह रही है कि ICU से निकल आए हैं, 1.5 साल तक मुश्किलात रहेंगी, फिर मामला ठीक होंगे। मगर IMF की रिपोर्ट कुछ अलग कहानी बता रही है। IMF के मुताबिक महंगाई की शरह 7.6% रहेगी। इसी तरह पाकिस्तान का बजट खसारा 7.2% तक रहने का इम्कान है। रिपोर्ट के मुताबिक अगले माली साल में उसमें मजीद इजाफे का इम्कान है। रवा माली साल करंट अकाउंट खसारा 5.2% और आइंदा माली साल 4.3% रहेगा। वजीर खजाना असद उमर ने कुछ दिन पहले मीडिया से बात करते हुए कहा कि मईशत बहरान से निकल आई है, 1.5 साल में मईशत मुस्तहकम हो जाएगी। हमें तो उस वक्त ICU में जो मरीज़ मिला था, उस ICU में लेटे हुए मरीज़ को ऑपरेशन करके उसकी जान बचाना थी। अब पाकिस्तान की मईशत का क्राइसिस का फ़ेज़ ख़त्म हो गया। हाँ, स्टेबलाइजेशन के फ़ेज़ में हम अभी भी हैं। अब क्राइसिस फ़ेज़ ख़त्म होने के बाद अब हम उस पोजीशन में आए कि आहिस्ता आहिस्ता इस मुट्ठी को खोला जाए। लेकिन अभी भी अगला तकरीबन 1.5 साल का अरसा जो है वो एक स्टेबलाइजेशन फ़ेज़ से गुजरेंगे। क्राइसिस फ़ेज़ ख़त्म हो गया, स्टेबलाइजेशन फ़ेज़ के अंदर हैं और उस स्टेबलाइजेशन फ़ेज़ से फिर हम निकल के इंशाल्लाह ताला एक सस्टेनेबल ग्रोथ फ़ेज़ के अंदर जाएंगे। मगर सवाल उठ रहा है कि जब भी हुकूमत की तरफ से, वज़ीर ख़जाना की तरफ से मनफी बयानात दिए गए तो उसका मार्केट्स पर, सरमायाकारों पर मनफी असर पड़ा। मगर जो मस्बत बयानात हैं, जो दावे हैं, वो अब तक सरमायाकारों का एतमाद बहाल करने में कामयाब नहीं हो सके हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी का मनफी रुझान बरकरार है। आज 100 इंडेक्स एक मौके पर 36,464 तक गिरा। कारोबारी दिन का अख्ताम 550 पॉइंट्स की कमी से 36,579 पर हुआ, जो 3 बरस में इंडेक्स की कम तरीन इख्तितामी कदर है। यानी कि 3 साल का लोवेस्ट आज स्टॉक मार्केट ने टच किया। हुकूमत इब्तिदाई तौर पर तमाम तर इक़दामात के बाद तिजारती खसारा कम करने में कामयाब हो गई है, मगर वो भी 9 महीने में जो दरामदात हैं उसमें कमी की वजह से। बरामदात में इजाफा नहीं हो रहा। बरामदात में मार्च के महीने को अगर 2019 को 2018 से कंपेयर करें तो कमी नज़र आ रही है। इसके अलावा फ्लैट है अगर 2018 और 19 का मवाजना किया जाए, मगर दरामदात में कमी है। और जो दरामदात की कमी है उसकी भी कीमत अदा की गई है। रुपए की कीमत में कमी की गई, महंगाई में इजाफा हुआ, तरक्की की शरह में कमी आई। उस सब के नतीजे में तिजारती खसारा कम हुआ, यानी डिमांड पुल के जरिए, जिसकी वजह से मईशत पर असरात ज़रूर पड़ रहे हैं। मगर हुकूमत ने जो रुपए की कदर में कमी की, साथ ही मुख्तलिफ जो एक्सपोर्ट्स के लिए पैकेजेस दिए, उसका एक्सपोर्ट पर खातिर खा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। क्या वजह है कि इस वक्त सरमायाकारों का जो एतमाद है वो नहीं बहाल हो रहा? माहिर मईशत मोहम्मद सुहेल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद सुहेल साहब, बहुत शुक्रिया। एक के बाद एक मनफी रिपोर्ट आ रही है, मनफी बयान आता था वजीर खजाना का या मुआशी टीम का तो मार्केट्स मनफी अंदाज में रिएक्ट करती थी। मस्बत बात कर रहे हैं वजीर खजाना या मुआशी टीम तो मस्बत अंदाज में रिएक्ट नहीं कर रही है मार्केट। वो कह रहे हैं मईशत ICU से निकल आई है, फिर भी एक मस्बत रद्द अमल नहीं सामने आ रहा। क्या एतमाद खत्म हो गया है हुकूमत की मुआशी टीम पर इस वक्त मार्केट्स का और सरमायाकार होगा? ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ता जा रहा है और आपने बिल्कुल वजह फरमाया कि शायद इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इतने ज़्यादा बुरे नहीं हैं जितने आज से 6 महीने पहले थे, मगर जो कॉन्फिडेंस है वो बदस्तूर कम होता जा रहा है और ट्रस्ट डेफिसिट जो है इन्वेस्टर्स के और हुकूमत के बीच में वो बढ़ता जा रहा है। ये सिर्फ स्टॉक मार्केट के
का ख्याल नहीं है, क्योंकि आप बॉन्ड मार्केट देख लें, प्रॉपर्टी मार्केट देख लें, करेंसी मार्केट देख लें, क्लॉथ मार्केट देख लें, सारी मार्केट्स देख लें, आप बड़े बड़े शॉपिंग मॉल से लेकर छोटे छोटे शॉपिंग मॉल में सर्वे कर लें, ना सिर्फ फुटफॉल्स कम, सेल्स कम हुई है, लोगों ने शॉपिंग मॉल की तरफ रुजू करना भी कम कर दिया है। तो मेरे ख्याल में इकॉनमी की तो हालत ख़राब है। जो बज़ाहिर लग रहा है कि शायद IMF के आने के बाद उसमें कुछ स्टेबलाइजेशन आए, मगर जो सबसे बड़ा फैक्टर है जो मार्केट्स को, लोगों को परेशान कर रहा है और मार्केट्स में पैनिकनुमा सिचुएशन देखी जा रही है, वो जो ट्रस्ट डेफिसिट या कॉन्फिडेंस का ना होना है। एतमाद क्यों नहीं है? फैसला साजी में देर होने की वजह से, या बयानात में जिस तरीके से रद्दोबदल आया? कभी कह देना कि अगर IMF के पास नहीं गए तो डिफॉल्ट कर जाएंगे, डिफॉल्ट किया तो उसके और मनफी असरात आएंगे। कभी कहना कि नहीं जी हालात बेहतर हो गए हैं, कभी कहना बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो इमीडिएट क्राइसिस है वो हल हो गया, फिर कहना कि नहीं अभी इस वक्त मईशत के हालात ख़राब हैं, फिर कह देना कि मईशत ICU से निकल आई है। ये बयानात के बदलने का नतीजा है जो एतमाद में कमी आई है, या फैसला साजी में इल्तवा का मसला है? आई थिंक बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक तो वो मेरा हमेशा से ख्याल यही रहा है, जिस पे कुछ लोग शायद उसके ख़िलाफ़ भी हैं, कि जल्दी चले जाना चाहिए था। इसके अलावा शाहजेब अब बहुत ज़्यादा इनकन्सिस्टेंसी है। अगर आप गाड़ियों का शोबा ले लें, मेरे ख्याल में 5-6 फैसले हुए हैं 6 माह में। फार्मास्यूटिकल का कीमतें बढ़ाई गई, फिर कहा गया कीमतें क्यों बढ़ाई गई। इस तरह बेशुमार सेक्टर्स हैं जिसमें इनकन्सिस्टेंसी है, जिसकी वजह से सरमायाकार कोई फ़ैसला नहीं कर सक रहा। दूसरी जानिब चूँकि IMF अभी तक हुआ नहीं है, तो हमें ये नहीं पता कि इंटरेस्ट रेट कितने बढ़ेंगे, डॉलर कहाँ जाएगा, बिजली के रेट कितने बढ़ेंगे, गैस के रेट कितने बढ़ेंगे। और फिर हुकूमती जो वज़रा हैं उनका मुख्तलिफ मकाम पे बार बार मईशत के बारे में कहना, ये भी थोड़ा सा सेंसिटिव इशू है। बहुत ही सेलेक्टिव लोगों को, राइट पर्सन शुड स्पीक द राइट लैंग्वेज ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने बयानात आते हैं दिन में कि जो कॉन्फिडेंस जो रिस्टोर होता भी है वो भी शटर हो जाता है। स्पेशली अब जाके ये बयानात आ रहे हैं कि हम बैंकरप्ट हो जाएंगे, अब जाके ये बयानात आ रहे हैं कि 2 साल तक माशी सूरत हाल ख़राब है। मुझे लग रहा है कि शायद माशी सूरत हाल 6 महीने से बेहतर है, मगर चूँकि इस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं तो मेरे ख्याल में ये IMF पे लेट जाना भी है, हुकूमती जो बयानात हैं बेशुमार वो भी हैं, और तीसरा जो मुख्तलिफ सेक्टर्स के बारे में पॉलिसी चेंजेस आई हैं, ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो कॉन्फिडेंस को शेप। तो फिर साथ में बताएगा, वर्ल्ड बैंक भी कह रहा है कि 2021 तक स्टेबलाइजेशन है, उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ पिकअप करेगी, मगर IMF खबरदार कर रहा है कि अगर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स ना किए तो 2024 तक यही हाल रहेगा। पाकिस्तान का जो साइकिल है वो यही रहा है कि पहले थोड़ा सा ग्रोथ की तरफ चढ़ते हैं, फिर अचानक हमें यही पॉलिसीज़ नज़र आई हैं कि अचानक इंपोर्ट्स कर्टेल करने के लिए पीपल्स पार्टी के दौर में भी रुपया गिराया, ये सारे के सारे काम किए, ये भी यही कर रहे हैं। कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स भी कर रहे हैं कि स्टेबलाइजेशन के बाद जो ग्रोथ का पीरियड है वो एक लंबा पीरियड हो, 3-4 साल का ना हो जो कि हिस्टोरिकली होता आया है, या कुछ आउट ऑफ द बॉक्स इन्होंने नहीं किया, वही ट्रेडिशनल रिवायती तरीके हैं। देखिए एक फैक्टर जो कॉन्फिडेंस शटर कर रहा है उसका ये भी है कि अब जाके 9 महीने के बाद, जो हमें तो पहले से ही पता था, हमारी तो रिपोर्ट भी दिसंबर में आई थी 3% GDP ग्रोथ की, 9 माह जाके अब आवाम को बताया गया है कि 2 साल बड़े सख्त हैं। अगर ये पहले बता दिया जाता तो शायद हालात इतने बुरे नहीं होते। दूसरी जानिब जो आपने पूछा कि आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन नहीं आए, बिल्कुल अभी तक नहीं आए हैं, मगर मेरे ख्याल में 9 माह हुए हैं 5 साल में, कुछ और वक्त देना चाहिए कि शायद कोई ऐसे मेजर या स्टेप्स लिए जाएं जिससे वो तबका जो टैक्स नहीं देता वो भी टैक्स दे, कोई क्रिएटिव ऐसे मेजर लिए जाएं कि एक्सपोर्ट्स बढ़े। मगर अब तक तो रिवायती स्टेबलाइजेशन मेजर देखे जा रहे हैं, और ना सिर्फ रिवायती बल्कि उसमें सुस्त रवि भी देखी जा रही है। जो टैक्सेशन के मेजर लेने चाहिए थे, जो सर्कुलर डेट के मेजर लेने चाहिए थे, जो एनर्जी प्राइसेस के मेजर लेने चाहिए थे, और जो दूसरे मेजर्स जो रिवायती मेजर्स हैं उसमें भी सुस्त रवि देखी गई। शुक्रिया मोहम्मद सुहेल साहब, कह रहे थे टैक्सेशन के मेजर्स में बड़ी सुस्त रवि नजर आ रही है, और जाहिर अगर टैक्स रिफॉर्म नहीं होंगे तो हुकूमत अपना मुआशी एजेंडा इंप्लीमेंट नहीं कर सकती, और इस सारी की जिम्मेदारी सिर्फ असद उमर साहब पर नहीं डाली जा सकती, क्योंकि इस हुकूमत ने रेवेन्यू का एक अलग मिनिस्टर बनाया है जो कि हम्माद अजहर साहब हैं, और रेवेन्यू का शॉर्टफॉल 485 अरब रुपए तक पहुंच गया है। क्या वजह है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ गई, और वो कहते थे कि जब हम आएंगे तो अवाम का एतमाद होगा, टैक्स वसूली होगी, मगर एतमाद बढ़ने की बजाय क्या कम हो गया? क्योंकि हम्माद अजहर ने जनवरी 2019 में जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में कहा था कि इब्तिदाई 6 माह में टैक्स कमी ज़रूर आई है, मगर हम ये हदफ पूरा कर लेंगे। बुनियादी इशू है वो अब तक मौजूद है। इस बजट में उसको एड्रेस नहीं किया गया है कि जो माली खसारा है उसको कैसे कम किया जाएगा, जो रेवेन्यू के
टारगेट्स हैं उसको कैसे मीट किया जाएगा, इसका जिक्र नहीं है। बल्कि इस बजट से, जो आपने मिनी बजट पेश किया है, जो अमेंडमेंट है, इससे 7 अरब रुपए तक का नेट लॉस होगा रेवेन्यूज में। तो कैसे फिर अपना हदफ पूरा करेंगे आप? देखें, जो हमारा हदफ है वो तो तकरीबन 4,400 अरब है, 4,398 अरब है इस साल का, और इंशाल्लाह ताला हम वो पूरा करेंगे। अलबत्ता कि पहले हाफ में उसमें कुछ शॉर्टफॉल आई है, क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस को हमने पास ऑन किया है, और टेलीकॉम सेक्टर से जो टैक्सेस हैं वो नहीं आ रहे, स्टे हुआ हुआ है सुप्रीम कोर्ट का। उसके बावजूद इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि हम अगले 6 माह में इसको कवर करेंगे। ये था उनका दावा, मगर अब 3 माह बाद टैक्स वसूली हदफ से बहुत दूर है। हमने लाइव प्रोग्राम में उनको दावत दी आने की, मुतादिद बार दे चुके हैं, मगर वो नहीं आए कि अपनी नाकामी के हवाले से बताइए आपकी अपनी वजारत क्यों नाकाम हो रही है, मगर वो नहीं आए। हमजा शहबाज को नैब ने आज आमदनी से ज़ायद असासों के केस में तलब किया था, लेकिन हमजा शहबाज नैब के बजाय लाहौर हाई कोर्ट चले गए और अपने खिलाफ नैब के मजीद 2 केसेस, रमजान शुगर मिल्स और साफ पानी केस में भी जमानत हासिल कर ली, और अपनी दरख्वास्त में इन्हीं खदशात का इजहार किया कि आज लाहौर हाई कोर्ट में उनकी तरफ से इस बात का इजहार किया गया कि नैब उन्हें गिरफ्तार कर सकता है। हमजा शहबाज की जानिब से रमजान शुगर मिल्स और साफ पानी केस में गिरफ्तारी से बचने के लिए अलग अलग दरख्वास्तें दायर की गई थी, जिसकी समाअत जस्टिस मलिक शहजाद अहमद और जस्टिस वक्कास रऊफ पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने की। हमजा शहबाज ने दरख्वास्त जमानत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आमदनी से ज़ायद असासा केस में उबूरी जमानत मंजूर हो चुकी है, और अब नैब की तरफ से रमजान शुगर और साफ पानी केस में गिरफ्तारी का खदशा है। नैब पहले भी सियासतदानों को किसी और इंक्वायरी में बुलाकर दूसरे मुकदमात में गिरफ्तार कर चुका है। खदशा है कि नैब मुझे भी किसी इंक्वायरी में बुलाएगा और रमजान शुगर समेत साफ पानी केस में गिरफ्तार कर लेगा, इसलिए दोनों मुकदमात में उबूरी जमानत मंजूर की जाए। लाहौर हाई कोर्ट की 2 रुकनी बेंच ने हमजा शहबाज की दरख्वास्तों पर दोनों केसेस में हमजा शहबाज की 17 अप्रैल तक उबूरी जमानत मंजूर कर ली। इससे पहले पीर को लाहौर हाई कोर्ट से पहले ही आमदनी से ज़ायद असासों के केस में हमजा शहबाज की जमानत 17 अप्रैल तक मंजूर हो चुकी है, यानी अब नैब 17 अप्रैल तक हमजा शहबाज को तीनों में से किसी भी केस में गिरफ्तार नहीं कर सकता। दूसरी जानिब नैब ने आज हमजा शहबाज को आमदनी से ज़ायद असासों के केस में दोबारा तलब किया हुआ था, लेकिन हमजा शहबाज वहाँ पेश नहीं हुए, और उनके वकील ने नैब हुक्काम को बताया कि हमजा शहबाज लाहौर हाई कोर्ट में मसरूफियत की वजह से नहीं आए। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक नैब हुक्काम ने अब आमदनी से ज़ायद असासों के केस में हमजा शहबाज को 12 अप्रैल को फिर तलब किया है, जबकि गुज़िश्ता रोज़ ही एहतसाब अदालत ने रमजान शुगर मिल्स केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्मायत की है। नैब के इन केसेस पर हम बात करेंगे हमजा शहबाज के वकील आजम तारड़ से। आजम तारड़ साहब, बहुत शुक्रिया। तारड़ साहब, पे बुलाया था नैब ने, चले गए अपनी जमानत कराने। आमदनी से ज़ायद असासों के केस में तो पहले ही उनके पास जमानत मौजूद है, बाकी 2 केसेस में ये कह कर के जी ट्रैक रिकॉर्ड है नैब का, इसलिए इसमें भी जमानत दे दें। क्या वाकईतन आमदनी से ज़ायद असासों के केस में जो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से एविडेंस है वो ऐसा है कि हमजा शहबाज डर रहे हैं अब कि वो फंस सकते हैं, इसलिए जमानत ले रहे हैं हर केस में? मेरे ख्याल में हम सारे क्योंकि अब अपने मुहावरों को जानते हैं, और एक मुहावरा है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। नैब का ये वतीरा बन चुका है कि वो बड़ा डिसेप्टिव चलते हैं। जिस नैब की उनके बारे में मोहब्बत का आलम ये हो कि प्रोटेक्टिव ऑर्डर के बावजूद वो 2 दफ़ा पहुँचे उनको गिरफ़्तार करने के लिए, ये जानते हुए कि उनका ऑर्डर फील्ड में है और उसे किसी आला अदालत ने अभी तक विकेट नहीं किया, तो बताइए कि क्या उन्हें ये रिस्क लेना चाहिए? देखिए, अदालत तक रसाई जो है वो आपका आइनी और कानूनी हक है, और तफ्तीशी एजेंसियां हमेशा जब अपनी माइट पे उतर आती हैं और कानून से हट के कार्रवाइयाँ करती हैं, तो ऐसे में सेवियर जो है या जो प्रोटेक्ट करने के लिए जगह है वो अदालतें हैं, जो कि आईन पाकिस्तान के तहत बनाई गई हैं। तो मेरे ख्याल में किसी भी शहरी को अदालत का दरवाज़ा खटखटाते हुए शर्माना नहीं चाहिए। मगर अगर लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद, जमानत के फैसले के बावजूद या गिरफ्तार ना करने के अहकामात के बावजूद नैब ने 2 मरतबा कोशिश की हमजा शहबाज को गिरफ्तार करने की, तो आप फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का क्यों नहीं मुकदमा ले जाते? क्या नाराज करने से डर भी रहे हैं नैब को हमजा शहबाज? नैब के खिलाफ बयानियां भी बना रहे हैं हमजा शहबाज और चाह रहे हैं कि नाराज भी ना हो, जरा मामला बेहतर भी रहें। ऐसी शाज़ेब ऐसी कोई बात नहीं है। वो कहते हैं ना जी कि सर खुजाने की फुर्सत मिले तो आप कुछ और करें। वो नोटिस पे नोटिस आ रहे हैं, तो ज़मानतों से अगर फुर्सत मिलेगी तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए आप रजू करेंगे ना जी। ज़ाहिर है उसके लिए आपको डिलिबरेट करना है, आपकी लीगल टीम को बैठना है, उन्हें ये तय करना है कि कंटेम्प्ट जो है वो किस टाइम पे फ़ाइल की जाए। मेरा वैसे उन्हें ये मशवरा है, ये मशवरा था, और अब हम फारिग हुए हैं आज इन केसेस से, तो मैं बिल्कुल ये समझता हूँ कि आइंदा के लिए नॉट फॉर हमजा शहबाज, मैं समझता हूँ कि नैब को अपनी डायरेक्शन दुरुस्त रखनी चाहिए और हमें ज़रूर कंटेम्प्ट में जाना।
मतलब साथ में बताइएगा कि इस केस में अब नैब की तरफ से जाहिर है ऑफिशियली तो एविडेंस नहीं सामने लाया गया, मगर जितना कुछ मीडिया पर लीक होकर आया है उसमें जो इल्जामात हमजा शहबाज पर लगाए गए हैं कि 2009 में उन्होंने 18 करोड़ रुपए की अपनी वेल्थ स्टेटमेंट दिखाई है, जिसमें से 17 करोड़ रुपए उन्होंने दिखाए हैं कि उनको रेमिटेंसेस की सूरत में आए। जिन लोगों से रेमिटेंसेस की सूरत में दिखा रहे हैं कि आए, वो लोग तो कभी मुल्क से बाहर गए ही नहीं हैं। 1,65,000 रुपए डॉलर्स की एक ट्रांजेक्शन है, 1,67,000 डॉलर्स की दूसरी है, महमूद अली और मंजूर अहमद के नाम से है। ये दोनों कभी मुल्क से बाहर नहीं गए, जिसकी वजह से एक बाकायदा तौर पर केस हमजा शहबाज के खिलाफ बन रहा है। ये चीजें आपके इल्म में है, इसका जवाब है हमजा शहबाज के पास? इसीलिए तो हमने आज भी कहा है कि हमजा तफ्तीश ज्वाइन करने को बिल्कुल तैयार हैं, और इसीलिए उन्होंने प्रोटेक्टिव ऑर्डर लिया है कोर्ट से, ताकि उनके साथ जो गैर कानूनी और गैर आइनी रास्ता जो है वो ना अपनाया जा सके। जब हमें वो मटेरियल देंगे तो एक एक चीज़ का जवाब दिया जाएगा। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस केस में जो एसेट्स बियॉन्ड मीन्स वाला केस है, हमजा शहबाज को जब भी नैब अथॉरिटीज़ ने बुलाया वो गए और उन्होंने उनके तमाम सवालात के जवाब दिए। हाँ, अगर उन्होंने कोई अब बहुत पुरानी चीज़ निकाल रखी है, जब वो उनको कन्फ्रंट करेंगे तो ये मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि उनके पिछले कम से कम 20 साल का जो सारा मटेरियल है हमजा ने उनको प्रोवाइड कर रखा है। वो सेटिस्फाइड थे तो इनका उस तफ्तीश में वारंट नहीं लिया गया था। अब अगर कोई नई चीज़ आई है तो ये भी उनका कानूनी हक है कि वो पहले अदालत में जाएं, प्रोटेक्टिव ऑर्डर हासिल करें यानी अबूरी ज़मानत लें, और फिर जाके तफ्तीश ज्वाइन करें, ताकि उनके पास ये सहूलत हो कि वो वापस आके अपने दफातर और अपने घर से और अपने अजीज़ों से डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके दोबारा नैब को पेश कर। शुक्रिया। तरफ साहब कह रहे हैं कि जब नैब हमें डॉक्यूमेंट देगा इसका जवाब देंगे। ज़ाहिर ये वेल्थ स्टेटमेंट अपना है हमजा शहबाज का, जिससे ये चीज़ें निकाली गई हैं और इस वक्त मीडिया पर आई हैं। देखते हैं जब नैब इनके सामने रखता है तो क्या जवाब आता है। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ख्याल है कि अगर भारत में होने वाले इंतखाबात में नरेंद्र मोदी जीत गए तो मसला कश्मीर हल होने की और पाक भारत ताल्लुकात बेहतर होने की उम्मीद ज़्यादा है। किस हद तक दुरुस्त समझते हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जब ये समझते हैं, तारीखी पस मंज़र आपके सामने रखेंगे। दुनिया के सबसे बड़े इंतखाबात का स्टेज लग चुका है। भारत में कल आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दरमियान भारत की सरकार बनाने का मुकाबला कल से शुरू होगा, लेकिन भारत की सरकार जो भी बनाएगा उसका बिलवास्ता असर पाक भारत ताल्लुकात पर पड़ने वाला है। उमूमी तासुर यही है कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के इलेक्शन जीतने से पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात मजीद खराब होंगे। नरेंद्र मोदी दोबारा वजीर आजम बन गए तो ताल्लुकात में और अबतरी आएगी, मगर तारीख, ज़मीनी हकाइक और वजीर आजम इमरान खान की राय इससे यकसर मुख्तलिफ है। क्योंकि गुज़िश्ता 20 बरस में जब भी पाकिस्तान और भारत जंग या अमन किसी की भी तरफ बढ़े हैं तो उस वक्त भारत में बीजेपी की हुकूमत थी। और वज़ीर आज़म इमरान खान भी समझते हैं कि नरेंद्र मोदी की इंतहा पसंद जमात अगर इलेक्शन जीतती है तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन के लिए, बातचीत के लिए बेहतर मौके हो सकते हैं। खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने गैर मुल्की सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर भारत की आइंदा हुकूमत अपोजिशन जमात कांग्रेस की होती है तो वो पाकिस्तान के साथ मकबूजा कश्मीर के लिए किसी भी हल के लिए बहुत खौफजदा होगी, क्योंकि उन्हें दाएं बाजू की जानिब से शदीद दबाव का सामना होगा। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी की बीजेपी जीत जाती है तो कश्मीर के मामले पर कोई सेटलमेंट हो सकती है। अब वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से ये एक अहम बयान है जो काफ़ी हद तक दुरुस्त भी है, क्योंकि जिस मुल्क में कोई एक ख़ास तबका ज़्यादा ताकतवर होता है तो इस तबके के लिए मुल्क का माइंडसेट बनाने में, लोगों की राय कायम करने में इतनी दुश्वारियां नहीं होती। उसकी एक मिसाल ये है कि अगर कांग्रेस कश्मीर के मामले पर किसी सेटलमेंट की तरफ बढ़ती है तो उसे बीजेपी के प्रोपेगेंडे और दबाव का सामना करना होगा, क्योंकि दाएं बाजू की जमात है। इंतहा पसंदी के जज्बात भी इसमें शामिल होंगे। कांग्रेस को इस दबाव के सामने हथियार डालने होंगे, मगर खुद इंतहा पसंद जमात जब कश्मीर के मसले के लिए, पाकिस्तान से ताल्लुकात बेहतर करने के लिए कोई इकदाम उठाएगी तो उसे कोई ख़ास दबाव का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इस मामले में सबसे बड़ा प्रेशर ग्रुप खुद नरेंद्र मोदी हैं, उनकी पार्टी बीजेपी है। इस तरीके से पाकिस्तान में भी जब भी भारत के साथ ताल्लुकात बेहतरी की तरफ गए हैं तो वो मार्शल लॉ के वक्त गए हैं, और जब सिविलियन हुकूमतों ने कोशिश की तो उन्हें बहुत बड़ी कामयाबी नहीं हुई। वो कामयाबी के करीब भी पहुंची तो उनकी कामयाबियां रिवर्स कर दी गई। लेकिन जो मौजूदा हुकूमत है उसमें बाकायदा तौर पर लग रहा है कि खारजा और दिफा के मामलात पर अस्करी और सिविलियन क़यादत एक पेज पर हैं, जो भारत समेत दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के लिए एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं। अब इस तनाजुर में अगर हम तारीख को देखें तो बात काफ़ी हद तक दुरुस्त भी साबित होती है। 1999 में जब पाक भारत ताल्लुकात में
सबसे बड़ी पेशरफ्त सामने आई तो उस वक्त हुकूमत में बीजेपी थी। भारतीय वजीर आजम वाजपेयी ने बस से लाहौर तक का सफर किया, यानी वो खुद पाकिस्तान आए। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने उनका इस्तकबाल किया और ये इशारा दोनों मुमालिक के माबैन अमन के लिए एक बहुत बड़ी पेशरफ्त थी। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि एक ऐसी जमात के मुंतखब वजीर आजम जो पाकिस्तान के वजूद से इनकारी थी, उन्होंने मीनारे पाकिस्तान पर खड़े होकर तकरीर की। यानी इस पेशरफ्त के वक्त भी भारत की हुक्मरान जमात बीजेपी थी। मगर 2 महीने बाद ही कारगिल का वाकया हो गया। दोनों मुल्कों के माबैन हालात खराब हो गए, जंग की फिजा कायम हो गई और उस वक्त भी हुकूमत बीजेपी की ही थी। लेकिन कुछ अरसे बाद हालात बेहतर होने लगे। 2001 में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ खुद चलकर भारत गए। आगरा समिट में उन्होंने शिरकत की। भारत में उनका इस्तकबाल किया गया। उनके भारतीय वजीर आजम वाजपेयी से तमाम मामलात पर बात हुई। एक दफ़ा फिर अमन की फिजा कायम हुई और उस वक्त भी भारत में हुकूमत बीजेपी की थी। मगर इसी साल ही भारत की पार्लियामेंट पर हमला हुआ, हालात खराब हुए, पाकिस्तान के खिलाफ नफरत अंगेज तकारीर होती रहीं और जंगी माहौल फिर बन गया। उस वक्त भी हुकूमत बीजेपी की थी। मगर 2002 में फिर एक बहुत बड़ी पेशरफ सामने आई। खटमंडू में होने वाली सार्क समिट ने रिटायर्ड जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपनी तकरीर ख़त्म करते हुए अमन की बात की और वाजपेयी से हाथ मिलाकर सबको हैरान कर दिया। यानी जब नवाज शरीफ की हुकूमत में जो ताल्लुकात में बेहतरी आई थी, उसे परवेज मुशर्रफ ने कारगिल की जंग से डीरेल कर दिया। फिर खुद परवेज मुशर्रफ ने वाजपेयी से हाथ मिलाकर सबको हैरान कर दिया। उन पर तनकीद भी नहीं हुई, उनकी तारीफ हुई और पाक भारत ताल्लुकात में जो बर्फ थी उसे पिघला दिया। जिसके बाद 2004 में एक बार फिर वाजपेयी पाकिस्तान आए। दोनों ममालिक के माबैन अमन की फ़ज़ा कायम हुई। उस वक्त भी हुकूमत भारत में बीजेपी की थी, यहाँ पर परवेज मुशर्रफ थे, कोई तनकीद नहीं हुई। 2004 के बाद भारत में कांग्रेस और इत्तेहादियों की 10 साल तक हुकूमत रही। इस दौरान पाकिस्तान के साथ बैकडोर सफारतकारी होती रही। मुल्क में जमहूरियत आ गई थी। यूसुफ गिलानी और मनमोहन सिंह की मुलाकातें भी हुई, मगर कोई बहुत बड़ी पेशरफ्त सामने नहीं आई, वाज़ेह पेशरफ्त नहीं हुई। लेकिन अब 2014 में बीजेपी एक बार फिर इक़्तिदार में आई, नरेंद्र मोदी भारत के वजीर आजम बने, तो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में एक बड़ी पेशरफ्त हुई। नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ को अपनी तकरीब हलफ बर्दारी में दावत दी। नवाज शरीफ ने दावत कबूल की, वो भारत गए। दोनों ममालिक के दरमियान एक खुशगवार फिजा कायम हुई। नवाज शरीफ पर पाकिस्तान में तनकीद होना शुरू हो गई। मोदी का यार जैसे अल्फाज से उनको नवाजा गया। जिसके बाद 10 जुलाई 2015 में रूसी शहर उफा में भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी और उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ में मुलाकात हुई। जिसके 10 साल बाद भारत का कोई वजीर आजम पाकिस्तान आने में कामयाब हुआ। यानी 2015 में नरेंद्र मोदी ने काबुल के दौरे के बाद अचानक पाकिस्तान का दौरा किया, जो मुकम्मल तौर पर एक बोल्ड और सरप्राइज विजिट था। मोदी ने नवाज शरीफ को उनकी सालगिरह की मुबारकबाद दी और वापस चले गए। वाजपेयी आए थे, उसके बाद मोदी आए, यानी बीजेपी के आखिरी वजीर आजम आए और फिर बीजेपी के वजीर आजम आए। दोनों ममालिक के दरमियान माहौल साजगार हुआ और उस वक्त भी हुकूमत बीजेपी की थी। नरेंद्र मोदी के दौरा पाकिस्तान के एक हफ्ते बाद मगर भारत में पठानकोट का वाकया हो गया। भारत में जंगी जुनून का माहौल बन गया। पाकिस्तान के खिलाफ बयानिया बना दिया गया। नरेंद्र मोदी पर भारत में ओपोजिशन जमातों ने तनकीद की कि वो कुछ नहीं कर रहे, पठानकोट के वाक़े पर वो खामोश हैं, वो पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं लेते। नरेंद्र मोदी को भारत में ISI का एजेंट कहा गया कांग्रेस की तरफ से। लेकिन इस वाक़े के बाद माजी के बरक्स हालात इतने ख़राब नहीं हुए। नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तानी टीम को पठानकोट हमले की तहकीकात के लिए भारत आने की इजाज़त दी, एक अच्छा इशारा था। मगर उसी साल फिर उड़ी का हमला हो गया, जिसके बाद एक बार फिर से इल्ज़ाम तराशी का खेल शुरू हो गया, कशीदगी हो गई, ताल्लुकात फिर ख़राब हो गए। नरेंद्र मोदी को भारत की उस नफरत अंगेज सियासत के आगे हथियार डालने पड़े जिसकी बुनियाद खुद उन्होंने डाली थी। यानी वो अपने ही पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए का शिकार हो गए। इलेक्शन भी आ रहे थे तो उन्हें इसी बयानिए को आगे बढ़ाना पड़ा। सर्जिकल स्ट्राइक के दावे किए गए जिसका आज तक कोई सबूत नहीं दिया गया। मगर फिर दिसंबर 2017 में पाकिस्तान के मुशीर बराए कौमी सलामती जनरल रिटायर्ड नासिर जंजुआ और भारत के मुशीर बराए कौमी सलामती अजीत डोवल की बैंकॉक में मुलाकात हुई। यानी फिर मुलाकातों और मुज़ाकरात की मेज़ पर दोबारा लौटे, हालात बेहतर होने लगे। फिर 2019 को पुलवामा का हमला हो गया। भारत ने जारियत की, पाकिस्तान ने जवाब दिया। दोनों ममालिक जंग के दहाने पर थे। फिर पाकिस्तानी हुकूमत ने मज़बूत इशारे के साथ अमन की फ़िज़ा कायम करने में अहम किरदार अदा किया। अब एक दफ़ा फिर भारत में इलेक्शन हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी इस वक्त इलेक्शन हुकूमत पाकिस्तान मुखालिफ नारों पर इलेक्शन मुहिम सरगर्म इस वक्त रखे हुए है। देखना होगा कि इलेक्शन कौन जीतेगा। अगर मोदी हुकूमत दोबारा आती है तो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात क्या वो वाकई जैसे कि वज़ीर आज़म इमरान खान की इस वक्त ख्वाहिश है बेहतर कर सकती है, जब वो इतना मजबूत बयानिया पाकिस्तान के खिलाफ बनाकर इलेक्शन में जा रहे हैं। पाकिस्तान की इस वक्त सिविल और अस्करी क़यादत की तरफ से बार बार अमन की बात किए जाने के बावजूद ये बड़ा अहम होगा। आज ही वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का बयान सामने आया कि भारत में जब तक इंतखाबात हो रहे हैं उस वक्त तक बातचीत में पेशरफ्त नहीं हो सकती और जब इंतखाबात होंगे जो भी जीतेगा पाकिस्तान ताल्लुकात में बेहतरी के लिए बातचीत के लिए तैयार है।
क्या वाकई अगर नरेंद्र मोदी जीत गए तो ज़्यादा बेहतर चांस है मसला कश्मीर हल करने का और पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात बेहतर करने का? भारत में पाकिस्तान के साबिक हाई कमिश्नर अब्दुल बासित हमारे साथ मौजूद हैं। ऐसा बहुत शुक्रिया। जैसा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जिस ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं और अगर तारीखी हक़ाइक़ देखा जाए तो गलत नहीं कह रहे हैं। वाजपेयी, बीजेपी, नरेंद्र मोदी जब खुद आए तो उनकी तरफ से, हालांकि कांग्रेस ने उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, पठानकोट के वाक़े के बाद खामोश थे, यहाँ आ गए नवाज शरीफ के घर, तो ये सारे के सारे काम हुए हैं बीजेपी के दौर में। तो वज़ीर आज़म की ये ख्वाहिश कि अगर मोदी जीतते हैं तो बेहतर अंदाज में पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात आगे बढ़ सकते हैं, कश्मीर का मसला हल हो सकता है, आप क्या समझते हैं? वल्लाहु आलम बिस्सवाब। मैं तो वज़ीर आज़म के इस असेसमेंट से इत्तेफाक नहीं करता, बट ख्वाहिश ज़रूर है कि ऐसा हो जाए। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो मोदी हैं वो वाजपेयी नहीं हैं, ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ शख्सियत हैं। हमें गुजरात के मैसेकर का भी इल्म है और जो पिछले 5 साल में मोदी की हुकूमत में हुआ वो भी हमारे सामने है। जिस तरह मकबूजा जम्मू और कश्मीर में मजालिम ढाए गए, जो मुसलमानों के साथ हुआ भारत के अंदर, वो भी हमारे सामने है। ये ज़रूर हो सकता है कि मुज़ाकरात का, इंगेजमेंट का सिलसिला शुरू हो जाए और भारत और मोदी की यही कोशिश होगी कि किसी तरीके से पाकिस्तान पे इतना दबाव डाला जाए, दहशतगर्दी का दबाव डाला जाए, इकनॉमिक इंस्ट्रैंगुलेशन की जाए, ताकि हमारा जम्मू और कश्मीर पे जो हमारा मौक़िफ़ है हम उससे पीछे हटें। अगर हम अपने मौक़िफ़ से पीछे हट जाते हैं, जिस तरह परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में हुआ था, तो उस ज़माने में भी आपको याद है एक बैक चैनल डिप्लोमेसी शुरू हुई थी और वो बुनियादी तौर पे कांग्रेस के ज़माने में ज़्यादा मोमेंटम उसने पकड़ा। तो ये कहना गलत है कि बीजेपी के दौर में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मेरा अपना ख्याल ये है कि वज़ीर आज़म मोदी, अगर आप देखेंगे अगले 5 सालों में अगर वो इलेक्ट हो जाते हैं, री इलेक्ट हो जाते हैं, तो जम्मू और कश्मीर में मजालिम ज़्यादा होंगे। उनके मैनिफेस्टो में जो आर्टिकल 370 की बात की गई है, आर्टिकल 35A को ख़त्म करने की बात की गई है, उनको अगर सामने रखा जाए तो मैं नहीं समझता कि वज़ीर आज़म मोदी किसी तौर भी कश्मीर पे कोई फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएंगे। ये अलग बात है कि अगर हम कश्मीर पे ज़्यादा इंसिस्ट ना करें तो ताल्लुकात में कुछ बेहतरी आ सकती है। माहौल यहाँ है कि यहाँ पर सिविल अस्करी क़यादत एक पेज पर है और जब नवाज शरीफ अमन की बात करते थे या मिलते थे नरेंद्र मोदी से तो ज़ाहिर इमरान खान मोदी का यार और इस किस्म की बातें और कारोबारी इंटरेस्ट की बात करते थे। अब ऐसा नहीं है कि अपोजिशन यही इल्ज़ामात इमरान खान साहब पर लगा रही हो अगर वो अमन की बात कर रहे हैं। वहाँ पर नरेंद्र मोदी हैं, तो जब वो पहले दफ़ा इलेक्शन जीते हैं तो नरेंद्र मोदी ने भी कोशिश की थी ताल्लुकात बेहतर करने की। अब जो उनका बयानिया है, आप कह रहे हैं वो उसी के विक्टिम बन जाएंगे अब जो कुछ कश्मीर पर और पाकिस्तान के खिलाफ बातें करके वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, या वो बुनियादी तौर पर करना ही नहीं चाहते इसलिए नहीं कर पाएंगे? नहीं, देखिए, मेरा एक माइंडसेट की बात है। वज़ीर आज़म मोदी का मामला ठीक है, वो RSS का वर्ल्ड व्यू रखते हैं, दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। उनका जम्मू और कश्मीर का अपना एक वर्ल्ड व्यू है, पाकिस्तान को लेकर उनका अपना एक वर्ल्ड व्यू है। ये बात नहीं है। वज़ीर आज़म मोदी जो हैं, अगर वो री इलेक्ट होते हैं तो उनके प्रॉब्लम्स कुछ उनके पर्सपेक्टिव्स के हैं विज़ावी पाकिस्तान। कभी हमने ये नहीं सुना वाजपेयी की हुकूमत या मोदी की हुकूमत से कि वो जम्मू और कश्मीर पे कुछ तस्फिया चाहते हैं। जम्मू और कश्मीर अगर आप निकाल दीजिए तो फिर मैं बिल्कुल इमरान खान से, वज़ीर आज़म से इत्तेफाक करता हूँ कि गुंजाइश मौजूद है ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए, लेकिन पाकिस्तान के लिए किस तरह मुमकिन है? और वज़ीर आज़म इमरान खान ने बिल्कुल बजा कहा कि हमारा बुनियादी तनाज़ा ही जम्मू और कश्मीर है। मुझे उस पर मोदी सरकार से, मोदी साहब से कोई उम्मीद नहीं है और अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो आई विल बी प्लेजेंटली सरप्राइज। लेकिन उनकी तारीख देखते हुए, उनका माइंडसेट देखते हुए हमें ये तवक्को नहीं रखनी चाहिए। आज़म मोदी अगर दोबारा इलेक्ट हो जाते हैं तो बहुत बड़ा कुछ एक यहाँ चेंज होने वाला है। ऐसी कतन कोई बात नहीं। आप देखेंगे, मेरी असेसमेंट ये है कि अगले 5 सालों में अगर मोदी आ जाते हैं तो मकबूजा जम्मू और कश्मीर के हालात और ख़राब होंगे और हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज जम्मू और कश्मीर ही रहेगा। बहुत शुक्रिया अब्दुल बासित साहब हमारे साथ मौजूद थे। कोई अच्छी तवक्को नहीं है अगर नरेंद्र मोदी दोबारा इलेक्ट होते हैं उनके मुताबिक। प्रोग्राम एक ब्रेक शामिल करते हैं। आज नैब फाइनली खुलकर आसिफ जरदारी के खिलाफ आया है, क्या क्या बातें की गई वो आपके सामने रखेंगे। और नवाज शरीफ से मिलने के बाद मौलाना फजल रहमान आसिफ जरदारी से मिले हैं, क्या मामला आगे बढ़ रहा है आपके सामने रखेंगे। आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात के बाद आसिफ जरदारी के बयान सामने आ रहे हैं। उनके मुताबिक अगर हुकूमत को पीछे नहीं किया तो नुकसान की तलाफी नहीं हो सकेगी। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो आने वाली नस्लें मुआफ नहीं करेंगी। अब देखना होगा कि इस हवाले से पॉलिसी क्या बनती है, क्योंकि जाली अकाउंट केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से साबिक सदर आसिफ जरदारी और उनकी बहन फरियाल तालपुर को एक बार फिर रिलीफ मिल गया है और अदालत ने
29 अप्रैल तक उनकी अबूरी जमानत में तौसी कर दी है। इसके साथ अदालत ने आसिफ जरदारी की दरख्वास्त पर नैब से 3 दिन में जवाब भी तलब कर लिया है। लेकिन आज की अहम बात नैब का वो मौक़िफ़ है जो पहली बार सामने आया है और खुलकर सामने आया है। इस हवाले से ज़राए ने जियो न्यूज़ को बताया है कि नैब ने आसिफ जरदारी की दरख्वास्त जमानत की भरपूर मुखालफत का फैसला किया है। इस बारे में भी आपको बताएंगे। पहले आपको आज की समाज से मुतालिक बताएं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने जाली अकाउंट्स केस में आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की दरख्वास्त जमानत पर की। जस्टिस आमिर फारूक ने नायब प्रोसिक्यूटर से पूछा कि आसिफ जरदारी के खिलाफ कितनी इंक्वायरीज चल रही हैं, कौन सी इंक्वायरी है जिसमें फिलहाल आसिफ जरदारी को नहीं बुलाया गया, आप जवाब कब तक जमा करा देंगे। सवालों के जवाब में डिप्टी प्रोसिक्यूटर ने जनरल नैब ने सदर मुजफ्फर अब्बासी ने बताया कि आसिफ जरदारी के खिलाफ 3 इंक्वायरीज और 2 इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं, जबकि जिन केसेस में तलब नहीं किया उसकी तफसील नहीं बता सकते। इस जवाब पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि कहीं आप मुल्जिमान को सरप्राइज तो नहीं देंगे, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि आसिफ जरदारी को जिन केसेस में तलब किया उनकी तफसीलात बता देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जाली बैंक अकाउंट्स केस में आसिफ जरदारी और उनकी बहन फरियाल तालपुर की अबूरी जमानत में 29 अप्रैल तक तौसी कर दी है। आज की समाअत के बाद नैब का मौक़िफ़ सामने आया। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक नैब ने आसिफ जरदारी की दरख्वास्त जमानत की भरपूर मुखालफत का फैसला करते हुए अपने जवाब का मुसविदा तैयार कर लिया है। मुसविदे में कहा गया है कि आसिफ जरदारी के खिलाफ ठोस शवाहिद हैं और वो जमानत के हकदार नहीं हैं, इसलिए जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद की जाए। ज़राए के मुताबिक नैब आसिफ जरदारी की दरख्वास्त जमानत पर अपने जवाब के इस मुसविदे को हतमी मंजूरी के बाद आइंदा 3 दिनों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा देगा। आसिफ जरदारी से मुतालिक नैब का इस तरह का मौक़िफ़ पहली बार सामने आया है जो वाज़े कर रहा है कि नैब आसिफ जरदारी को गिरफ्तार करना चाहता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 29 अप्रैल को होने वाली समाअत और नैब के वकील के दलाइल बहुत अहम होंगे। अहम बात यह है कि जाली अकाउंट्स केस में अब तक नैब ने 3 रेफरेंस दायर किए हैं, लेकिन उनमें से किसी में भी साबिक सदर आसिफ जरदारी का नाम नहीं है। लेकिन उनके खिलाफ होने वाली इंक्वायरीज और इन्वेस्टिगेशन की वजह से उनकी गिरफ्तारी का खदशा है, जिसके लिए उन्होंने अबूरी जमानत ले रखी है। जहाँ एक तरफ आसिफ जरदारी कानूनी जंग लड़ रहे हैं, वहीं सियासी मुहाज पर भी मसरूफ़ हैं। आसिफ जरदारी की मुलाकात ख़त्म हो गई है। मौलाना फजल रहमान से उनका बयान सामने आया। मौलाना कह रहे हैं कि ये एक मामूल की मुलाकात है, कोई सरप्राइज़ देने की पोजीशन में नहीं है, सिर्फ खाने की दावत थी। जबकि आसिफ जरदारी कह रहे हैं कि हमेशा की तरह मौलाना फजल रहमान की नवाजिशें रहती हैं, ये नहीं मालूम कि वो मेरे बुज़ुर्ग हैं या मैं उनका बुज़ुर्ग हूँ। अगर हुकूमत को पीछे नहीं किया तो नुकसान की तलाफ़ी नहीं हो सकेगी। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो आने वाली नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगी। अगर हमने ऐसा ना किया और कोई फोर्स ये काम करेगी, कप्तान को जाना पड़ेगा। बड़ा सख्त मौक़िफ़ आसिफ जरदारी का सामने आ रहा है, बड़ा सख्त मौक़िफ़ नैब का आसिफ जरदारी के हवाले से सामने आ रहा है। अब देखते हैं किस हद तक आसिफ जरदारी की जो ज़मानत है उसे मनसूख कराने में कामयाब होता है और उसके बाद वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि नैब गिरफ्तार आसिफ जरदारी को करना चाहता है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह।